हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं नेशनल इनकम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं सफल 2.0 बैच में, जो कि एब्सोल्युटली फ्री आपके लिए दिया गया है। और मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपके लिए इकोनॉमिक्स। मेरा नाम है देवेंद्र। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से कवर किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। और उसके बाद हमने बहुत सारे यहां पर क्वेश्चंस को भी कवर किया था, और जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है राष्ट्रीय आय या फिर नेशनल इनकम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सीयूईटी 2024 के लिए। तो आज के इस क्लास से आपका जो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक है वो हम लोग यहां पर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन, उसको हम लोग यहां पर थोड़ा सा कवर करेंगे। एंड देन उसके बाद हमारे जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आए हैं और आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है सीयूईटी 2024 के लिए, ठीक है, नेशनल इनकम चैप्टर से, तो उनको भी कवर करने जा रहे हैं। लेकिन अब समस्या ये आती है कि बच्चे कहां तक प्रिपरेशन करें, कितनी प्रिपरेशन करें, इन डेप्थ नॉलेज उनको कितना होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको वो क्वेश्चन जरूर पता हो जो आपके एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस नहीं पता है तो फिर शायद आप उस तरीके से या उस ढंग से प्रिपरेशन नहीं कर सकते जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आज हम यहां पर बहुत अच्छे से कवर करेंगे सबसे पहले कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और हमको किस लेवल तक यहां पर पढ़ाई करनी है अपने एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो जो भी एग्जाम हुए हैं अभी 2022 में, 2023 में, जहां से नेशनल इनकम के क्वेश्चंस पूछे गए, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने यहां पर कवर किया हुआ है। हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, समझेंगे अच्छे से कि कैसे आपको अप्रोच यहां पर डेवलप करनी है क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए और उसके साथ साथ उसको सॉल्व करने के लिए। देन हम बात करेंगे यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, हालांकि हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और फिर से इसको दोबारा से थोड़ा सा यहां पर ब्रीफ आपके लिए बताऊंगा, क्योंकि यहां पर कुछ चीजें जो हैं क्लास 12th के जो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा दी गई हैं, और जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और उसके बाद हम लोग यहां पर जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है वो डेवलप हुई, क्या नीड हुई हमारी इकोनॉमी में कि हमको अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये टॉपिक आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन, चाहे वो आपका 12th क्लास का हो, चाहे वो आपका यहां पर सीयूईटी का एग्जामिनेशन हो। एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया तो फिर शायद आप क्वेश्चंस को कर नहीं पाओगे, और कर भी दिया तो हो सकता है उसमें गलती हो जाए। ठीक है, तो किसी चीज को अगर नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां से आपके नंबर कट जाएंगे। तो इससे बेहतर यही होगा कि चीजों को हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझें, इन डेप्थ नॉलेज लेके चलें, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। आराम आराम से नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज नेशनल इनकम एंड प्रॉफिट्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन को मैंने ना ऐसे स्क्रीनशॉट लेके डाला हुआ है, हालांकि ये टाइप भी हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा फील आता है कि हाँ वास्तव में ही जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है वो हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर आपको दो कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, एक है आपका फ्लो कॉन्सेप्ट और दूसरा है आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसी से ही आपका ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो आपको बताना है कि आपका जो नेशनल इनकम है, जो आपका नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद जो आपका प्रॉफिट्स का कॉन्सेप्ट है, इसको हम किस कॉन्सेप्ट में यहां पर डील करने वाले हैं, या उसको किस कॉन्सेप्ट में क्लासिफाई किया जाएगा। तो देखो, स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी वेरिएबल जब आपने चेक किया एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, कि जैसे आपने टैंक को देखा, आपके घर पर ना ओवरहेड टैंक बना हुआ है जिसमें आप पानी स्टोर करते हो, और उसके बाद आपके पूरे घर में उससे ही पानी की सप्लाई होती है। ठीक है, तो आपने क्या किया सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे आपने टैंक का ढक्कन खोला, और उस टैंक के ढक्कन को खोलने के बाद उसमें जो पानी था वो क्या है, वो है आपका स्टॉक। क्या है वो, स्टॉक। उसके बाद देखा यार अब तो मेरे यहां पर ना पानी खत्म होने वाला है, पूरे दिन का काम बाकी बचा हुआ है, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, अपना सबमर्सिबल ऑन करूंगा, है ना। सबमर्सिबल ऑन किया और पानी वहां पर भरना शुरू हो गया। ठीक है, तो पानी जो भरना शुरू हुआ है
वो आपका यहां पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पर 10 मिनट के लिए अपना समरसेबल ऑन किया और 10 मिनट में आपका क्या हुआ कि ये जो आपका ओवरहेड टैंक है, ठीक है, आपके घर पे जो रखा हुआ है वो फुल हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है भाई, ये क्या है आपका पीरियड ऑफ टाइम, कि आपने 10 मिनट में वो टैंक को फुल कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका फ्लो है। और 11 बजे आपने जब चेक किया था कि उस टैंक में इस समय कितना पानी है, तो ये क्या है, ये आपका स्टॉक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। क्या है, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। तो कोई भी चीज आपको हमेशा याद रखनी है, कभी नहीं भूलोगे आप। कभी भी आपसे कोई वेरिएबल दिया गया हो और पूछा जाए कि ये फ्लो में आएगा या फिर ये स्टॉक में आएगा, तो बस एक बात ही आपको याद रखनी है कि उसको मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। अगर मेजर किया गया है आपका पीरियड ऑफ टाइम में, देन इट विल बी अ फ्लो कॉन्सेप्ट। और अगर उसको मेजर किया गया है एट पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित अवधि पर, तो उसमें आपको क्या देखना है, वो है होगा आपका यहां पर स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब देखो यार, नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम हम लोग यहां पर मेजर करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, कि 2023 में हमारी टोटल इनकम कितनी हुई है। तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा यहां पर फ्लो कॉन्सेप्ट। ऐसे ही जो कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट्स भी कंपनी मेजर करती है पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा क्या, फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या होगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट यहां पर सही आंसर होगा। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर यहां पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, जैसे अगर पूछा जाता कि आज कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, आज कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, ठीक है, तो हम क्या देखते, हम वहां पर देखते बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट कैसे बनती है, ठीक है, बैलेंस शीट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रिपेयर की जाती है कि आज इस डेट पर कंपनी के इतने एसेट्स हैं और इतने लायबिलिटीज हैं। तो क्या होगा, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, यानी कि जो आपका स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट है बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि 2 बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में भी और 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो भी वियर एंड टियर लॉस हो रहा है किसी भी कैपिटल गुड्स में, वो क्या है, उसका डेप्रिसिएशन है। जैसे आपने कार खरीदी 10 लाख रुपए की, 1 साल बाद जब उसको आप बेचने गए तो क्या होगा, वो 10 लाख रुपए की नहीं बिकेगी। तो यहां पर जो भी उसके वैल्यू में कमी आई है विद अ पीरियड ऑफ टाइम और विद द यूजर्स, ठीक है, तो वो क्या है, उसका डेप्रिसिएशन है, ठीक है। यानी कि कैपिटल लॉस हो रहा है यहां पर, तो जो कैपिटल लॉस हो रहा है वो हमें क्या करना है, माइनस करना है उस कार की वैल्यू से। उसके बाद बात करें फाइनल गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं फाइनल कंजम्पशन के लिए, तो वो क्या होते हैं, सारे फाइनल गुड्स होते हैं। अब ये फाइनल गुड्स या तो आपके कैपिटल गुड्स होंगे या फिर आपके कंज्यूमर गुड्स होंगे, ठीक है। एक बहुत बढ़िया सा मैंने शॉर्ट्स बनाया हुआ है डिफरेंशिएट करने के लिए आर्ट्स वाला चैनल पर, आराम से उसको देखना कि फाइनल गुड्स और आपका जो कैपिटल गुड्स हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक है। देखो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से क्या पढ़ना है, यहां पर क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो कभी भी नॉट वाला क्वेश्चन आ जाए या फिर इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। पढ़ना आना चाहिए क्वेश्चन, दिमाग इधर उधर नहीं चलाना है, दिमाग में कुछ और नहीं चलना चाहिए उस समय आपका केवल कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, आपके यहाँ क्वेश्चन पर। अब देखो यहां पर आपके पास 4 चीजें दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डज नॉट टेक प्लेस इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। अब यहां से देखो हमारा एक कॉन्सेप्ट कवर होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, जो कि किसका पार्ट है, ये नेशनल इनकम चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना तो वहीं से आपका ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने क्या क्या देखा, फ्लो कॉन्सेप्ट, दूसरा स्टॉक कॉन्सेप्ट, और अब क्या आ गया यहां पर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखो ये क्या कह रहा है कि डज नॉट टेक प्लेस इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। अरे भाई कैसे होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो भाई क्लोज्ड इकोनॉमी में ही चलता है,
ठीक है, ओपन इकोनॉमी में भी चलता है, ठीक है, बस यहां पर जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है, सिंपल इकोनॉमी है, तो यहां पर जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होगा वो बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में होगा, है ना। कैसे? जो भी आपका हाउस होल्ड सेक्टर है वो यहां पर अपने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, किसके लिए बताइए? फर्म्स के लिए काम करने जाएगा, और जो फर्म्स हैं वहां से फिर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कहां पर आएगा? लोगों के पास में, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में, फॉर्म में। फिर उसके बाद अगर आप एक और थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो क्या होगा कि जो भी फैक्टर्स यहां पर काम करने गए हैं फैक्ट्रियों में, वहां से उन्हें क्या मिल रहा है? वहां से उन्हें मिल रही है वेजेस, है ना। क्या मिल रही है? वेजेस या मजदूरी या इनकम मिल रही है, फैक्टर इनकम जिसको बोलते हैं। और उसी फैक्टर इनकम को यहां पर खर्च किया जाएगा जो भी कंज्यूमर्स या फिर हाउस होल्ड हैं, ठीक है। तो घूम फिर के पैसा कहां पहुंच गया? फिर से फर्म के पास पहुंच गया। तो इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहां पर जो पैसा है वो आपका बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड के बीच में क्या हो रहा है? घूम रहा है, ठीक है, सर्कल की फॉर्म में चल रहा है। ऐसे ही जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं किसके द्वारा? यहां पर फर्म्स के द्वारा, और उनका कंजम्पशन कौन कर रहा है, यानी कि उसका यूज कौन कर रहा है? हाउस होल्ड, ठीक है। तो हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस किस टॉपिक से हमारे लिए आ रहा है और हमें वो बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डज नॉट टेक प्लेस इन क्लोज्ड इकोनॉमी। अब क्या कह रहा है देखो, रियल फ्लो कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो जो फैक्टर सर्विसेज होती है ना, जो फैक्टर सर्विसेज होती हैं वो यहां पर किस तरफ जाती हैं? वो यहां पर जाती हैं फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। और उसके बाद देखो यहां पर मनी फ्लो कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। अब ये जो स्टेटमेंट है आपका डी, वो क्या हो जाएगा? यहां पर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहां पर देखो मनी फ्लो जो होता है, मनी फ्लो में आपका जो फैक्टर पेमेंट है वो कहां किस तरफ होगा? वो होगा आपका फर्म से हाउस होल्ड की तरफ। ऐसा ही ये वाला स्टेटमेंट, यानी कि ए स्टेटमेंट क्या है? गलत है। रियल फ्लो में आपका फैक्टर सर्विसेज देता है कौन? हाउस होल्ड। किसको देता है? फर्म्स के लिए, बिल्कुल सही बात है। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी टोटल प्रोडक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन, ठीक है। जो भी यहां पर टोटल प्रोडक्शन होगा वो इक्वल होगा किसके? यहां पर टोटल कंजम्पशन के। थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं हम यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर मान लीजिए फॉर्म्स हैं, ठीक है, क्या है? फॉर्म्स है। और दूसरा यहां क्या है आपका? हाउस होल्ड है। क्या है? हाउस होल्ड। तो जो हाउस होल्ड है ना वो क्या करेगा? वो यहां पर देगा फैक्टर सर्विसेज। क्या देगा यहां पर? फैक्टर सर्विसेज। किसके लिए? फर्म्स के लिए। अब यहां पर जो फैक्टर सर्विसेज दी गई उनसे यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, क्यों यहां पर सर्विसेज दी गई हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका रियल फ्लो। क्या कहलाता है ये आपका? रियल फ्लो, या फिर इसको फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल फ्लो, ठीक है। अब ये फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं? जैसे कि अगर हम बात करें, हमारा कोई पर्सन है, उसके पास कोई लैंड है, उसने क्या किया है? लैंड पर एक बिल्डिंग स्टैब्लिश की और बिल्डिंग से उसने यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। अगर यहाँ पर कैपिटल है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? कैपिटल भी कहीं ना कहीं आपका काम में आती है प्रोडक्शन के। तो यहाँ पर क्या होगा? कैपिटल की फैक्टर सर्विसेज दी जानी किसके लिए? फर्म्स के लिए। कुछ लोग यहाँ पर मजदूर हैं, मजदूर अपना काम करते हैं किसके लिए? फर्म्स के लिए, ठीक है। एंटरप्रेन्योर यानी कि जो उद्यमी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहा है किसके लिए? फर्म्स के लिए। रिस्क उठा रहा है, सारी चीजों का अरेंजमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर फैक्टर सर्विसेज किसे दी जा रही है? फर्म्स के लिए। और फर्म्स बदले में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। किसके लिए? हाउस होल्ड के लिए। तो ये टू सेक्टर इकोनॉमी है। क्या है ये? टू सेक्टर इकोनॉमी है, जहां पर रियल फ्लो में आपको इस तरह से डायग्राम बनाना है। और यही सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो जो इस बार बोर्ड एग्जाम हुए थे ना 2023 के, वहां पर भी आपका सेम क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द रियल फ्लो ऑफ इनकम। फिर दूसरा देखो, यहां पर हम बात कर लेते हैं अब फॉर्म्स की।
ठीक है, फर्म्स हैं। और दूसरा सेक्टर क्या होता है, हाउस होल्ड होता है। दूसरा सेक्टर क्या होता है भाई, हाउस होल्ड। तो यहां पर देखो जो ना फ्लो होगा, जो आपका फ्लो होगा वो फैक्टर पेमेंट का होगा। ठीक है, अब देखो जो फर्म्स हैं, जो फर्म्स हैं वो क्या देती हैं, वो यहाँ पर देती हैं फैक्टर पेमेंट्स। मतलब जो मजदूर हैं, जो भी लोग हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, उनके लिए क्या मिलेगा, फैक्टर पेमेंट मिलेगा। ठीक है, अब यही जो पैसा है हाउस होल्ड क्या करेगा, कंजम्पशन में खर्च करेगा। किसमें खर्च करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। ठीक है, किसके लिए, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर प्रोड्यूस की गई हैं उन चीजों को खरीदने के लिए। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसे जाएगा, फर्म्स के पास जाएगा। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर मनी फ्लो। क्या बोलते हैं इसके लिए, मनी फ्लो, या फिर नॉमिनल फ्लो भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अब इस डायग्राम को देखने के बाद आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि भाई इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही होगा। तो रियल फ्लो कंसिस्ट ऑफ फ्लो फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स, यही हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया, बी सही है। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी टोटल प्रोडक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन, बिल्कुल सही बात है। यहां पर देखो टोटल जो हमारा यहां पर प्रोडक्शन हुआ किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, उतना ही यहां पर क्या हुआ, हमारा कंजम्पशन भी हो गया। ठीक है, मतलब टोटल यहां पर जो भी पैसा आया है वो सारा का सारा पैसा क्या हुआ, खर्च हो गया। ठीक है, किसमें हुआ, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यहां पर फर्म ने प्रोड्यूस की उनको खरीदने के लिए। ठीक है, और ये पैसा आया कैसे है, ये पैसा आया है आपका हाउस होल्ड ने यहाँ पर जो फैक्टर सर्विसेज दी हैं फर्म्स के लिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो यहां पर हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ऑलवेज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। मनी फ्लो कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। भाई फैक्टर पेमेंट किसकी तरफ से जा रहा है, फैक्टर पेमेंट जा रहा है फर्म्स से किसकी तरफ, यहां पर हाउस होल्ड की तरफ। फैक्टर पेमेंट फर्म से हाउस होल्ड की तरफ, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउस होल्ड टू फर्म्स, यानी कि जो आपका ए और डी है वो गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ए एंड डी। ठीक है, तो यहां से देखो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और उसके बाद हमारा यहां पर एक कॉन्सेप्ट रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जब आप नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ोगे तो आपको इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर ये चीजें भूल गए ना तो फिर शायद आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो वीक रह जाएंगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is considered as intermediate goods? बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, समझो बात के लिए। आपने लकड़ी काटी जंगल से, पेड़ काट लिया आपने और पेड़ को आपने जला लिया, ठीक है, सर्दी में। तो जो पेड़ की लकड़ी है ना वो हो गई फाइनल गुड्स। क्या हो गई वो, फाइनल गुड्स हो गई। लेकिन अगर उसी लकड़ी को आपने यूज किया फर्नीचर बनवाने के लिए, ठीक है, जो आपने आम का पेड़ काटा था उससे आपने क्या किया, फर्नीचर बनवा लिया, तो उस केस में फर्नीचर जो है वो एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, क्या है वो, एंड प्रोडक्ट है जिसका यूज आपका कंज्यूमर कर रहा है अपने लिए। और अगर मैं बात करूं दूसरा, जो आपकी लकड़ी थी, जो पेड़ था, वो भी तो कोई ना कोई गुड्स था ना, तो उस केस में जो लकड़ी है वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, तो जिस किसी भी गुड्स में आपका वैल्यू एडिशन होता है इन द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जो अपने स्टेट को चेंज कर लेते हैं वो कहलाते हैं आपके इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे दूध है, ठीक है, अब दूध जो है आपने गाय से निकाला और पी लिया, तो उस केस में दूध क्या बन गया, दूध बन गया आपका फाइनल गुड्स। ठीक है, वहीं अगर उसी दूध को आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद उससे आपने मावा बनाया और मावा बनाने के बाद आपने उससे काजू कतली बना दी, तो जो काजू कतली है ना वो काजू कतली आपका यहां पर फाइनल प्रोडक्ट है। क्या है वो, फाइनल प्रोडक्ट है। फाइनल प्रोडक्ट कौन सा होगा आपका, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा होगा या इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा होगा, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ये डिपेंड करता है कि उसका यूज कैसे किया गया है। ठीक है, जो एंड यूजर है, जो कंज्यूमर है, उसको जिस चीज को उसने यूज किया है वो आपका डिफाइन करेगी या वो आपका बताएगी कि ये गुड्स को क्या कहा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। मोबाइल परचेज बाय स्टूडेंट, मोबाइल जो है वो परचेज कर लिया किसने, मोबाइल परचेज कर लिया यहां पर किसने भाई, स्टूडेंट ने, अपने काम के लिए, खुद के काम के लिए, पढ़ने के लिए। जैसे आप पढ़ रहे हो ना, आप
क्लास ले रहे हो यूट्यूब पर, ठीक है, तो आपका वो क्या हो गया, ये फाइनल गुड्स हो गया। क्या हो गया, ये फाइनल गुड्स हो गया। कार परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड, भाई घर का जो आदमी है, जैसे मैं हूं, आप हैं, आपने कार खरीदी, तो वो क्या हो गया, वो आपका यहां पर हो गया क्या, वो हो गया आपका फाइनल गुड्स। ठीक है, अगर यही कार खरीदी होती किसी कंपनी ने, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज को उनके घर से ऑफिस लाने के लिए, ऑफिस से घर ले जाने के लिए, तो वो यहां पर हो जाता इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो किस गुड्स को आपका इंटरमीडिएट की कैटेगरी में रखा जाएगा और किस को फाइनल गुड्स की कैटेगरी में रखा जाएगा, वो डिपेंड करता है उनका यूजेस कौन कर रहा है। ठीक है, अगर वो प्रोडक्शन पर्पस में यूज हो रहे हैं, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, वो आपके यहां पर इंटरमीडिएट गुड्स होंगे। सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स परचेज बाय फार्मर्स, अब बताइए, जो आपके बीज हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड हैं, इनका यूज कैसे होगा, इनका यूज तो फार्मर्स खुद नहीं कर रहा ना, इसका यूज किसके लिए किया जा रहा है, इसका यूज किया जा रहा है फार्म की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, फार्म में यहां पर कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, सीड डालोगे तभी तो कुछ पेड़ बनेगा, तभी तो प्लांट बनेगा, और प्लांट बनेगा तो फिर आपका उस पर फ्रूट्स भी आएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो सीड्स हैं और जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं, वो क्या हैं, वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें थोड़ा सही लग रहा है। अभी हमने देखो सब नहीं देखे, डी देखिए, वेजिटेबल्स परचेज बाय हाउस होल्ड, भाई मम्मी गई बाजार, बाजार से लेकर आई सब्जी, और सब्जी क्या हुआ, काटा उन्होंने, और काटने के बाद आपको बना के खिला दी, है ना, आलू गोभी की सब्जी बना के खिला दी। तो जो आलू गोभी है ना, वो क्या हो गया, वो हो गया आपका फाइनल गुड्स। हालांकि उसमें भी देखो आपका वैल्यू एडिशन हुआ है, ऐसा ही नहीं कि आपने कच्ची खा ली हो, लेकिन वो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है कि आप उसको आप खुद ही यूज कर रहे हो। ठीक है, आप उसको यहां पर बेचने के लिए नहीं बना रहे हो। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया यहां पर फाइनल गुड्स। लेकिन अगर वही वेजिटेबल्स खरीदी होती किसी रेस्टोरेंट ने, तो वो क्या कर रहा है, वो यहां पर उन सब्जियों को खरीद रहा है ताकि वो वैल्यू एडिशन करके कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके, है ना, तो वो उस केस में क्या होगा, वो हो जाएगा यहां पर इंटरमीडिएट गुड्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3। थर्ड जो है वो यहां पर हो जाएगा सही। सीड्स और जो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या है, वो सब आपके इंटरमीडिएट गुड्स हैं, और यहां पर ये क्या है आपका, ये फाइनल गुड्स हैं। क्या है, ये फाइनल गुड्स है। ये वाला भी क्या है, ये आपका फाइनल गुड्स है, क्योंकि हाउस होल्ड ने इसको परचेज किया है। आई होप आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखो यहां से हमारे लिए एक और नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, वो क्या है आपका, कि भैया हमको इंटरमीडिएट गुड्स भी पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है, इंटरमीडिएट गुड्स भी पढ़ना है। अरे नेशनल इनकम कहाँ गई, नेशनल इनकम तो पढ़ी नहीं अभी तक यार, उससे तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे नेशनल इनकम से। भैया ये नेशनल इनकम का ही पार्ट है। जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, तभी तो आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर पाओगे। अगर आपको यही नहीं पता हो कि किसकी वैल्यू को हमें ऐड करना है नेशनल इनकम में, किसकी वैल्यू को हमको एक्सक्लूड करना है, तो फिर आप शायद क्वेश्चन गलत ही करके आओगे, है ना। तो देखो ये हमने सीख लिया इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। अभी इनको बहुत अच्छे से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी केवल क्वेश्चन को समझा रहे हैं आपको कि क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, एग्जाम क्या डिमांड करता है आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए, Which of the following is included in the estimation of national income? बहुत 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 इंपॉर्टेंट, आपको याद करना है कि भैया किस चीज को इंक्लूड किया जाता है, किस चीज को इंक्लूड किया जाता है यहां पर नेशनल इनकम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये बात आपको याद रखनी है, कोर पॉइंट क्या है, इंक्लूड करना है नेशनल इनकम में क्या सामान। तो देखो भाई, हम इंक्लूड करते हैं केवल वो सारी चीजें जो कि फाइनल गुड्स होती हैं, कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को यहां पर शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, जो एंड प्रोडक्ट है, जिसका यूज कंज्यूमर कर रहा है, केवल उनको ही हम लोग यहां पर शामिल करते हैं नेशनल इनकम में। अब पढ़ लेते हैं, देखो स्टेटमेंट, शुगर परचेज बाय अ रेस्टोरेंट, भाई नहीं होगा ये, क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया है, ये हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, क्या हो गया, ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, क्योंकि अभी यहां पर ना क्या होगा, अभी इस चीनी से मिठाई बनाई जाएगी, स्वीट्स को प्रिपेयर किया जाएगा, एंड देन स्वीट्स को फिर कंजम्पशन के लिए बेचा जाएगा। तो स्वीट्स क्या होंगे, यहां पर फाइनल गुड्स हो जाएंगे। लेकिन यहां पर किसकी बात की जा रही है, शुगर की। अगर यही शुगर हाउस होल्ड ने खरीदी होती अपने घर पर खीर बनाने के लिए,
देन आपका वो क्या हो जाता, नेशनल इनकम का पार्ट हो जाता। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ हाउस होल्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो देखो यहां पर क्या है, ये होगा आपका फाइनल गुड्स, क्या होगा, ये फाइनल गुड्स होगा भाई, ठीक है। तो यहां पर इसको शामिल किया जाएगा, इसको इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम में। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एन एम्प्लॉय, ये नहीं होगा आपका, ठीक है। स्टील परचेज बाय कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि कार बेची जाएगी आपके लिए, स्टील से बनाई जाएगी, ठीक है। तो कार में स्टील की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड होगी। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2। तो जो भी यहाँ पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया गया हाउस होल्ड के द्वारा, वो आपका यहाँ पर इनकम का, सॉरी, नेशनल इनकम का पार्ट है। आगे देखते हैं आगे देखो क्या है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड इन द प्रॉपर सीक्वेंस। अब देखो यहां पर हमारे लिए पूछा गया है स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स हमको ध्यान में रखने हैं वैल्यू एडेड मेथड के लिए, ठीक है। तो वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग ये देखते हैं कि एवरी स्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में आपका क्या वैल्यू एडिशन हुआ है किसी भी प्रोडक्ट में। जैसे एक किसान है, ठीक है, किसान ने उगाया कॉटन, ठीक है, कुछ सीड डाले, सीड डालने के बाद कुछ फर्टिलाइजर्स डाले, ठीक है, कुछ और इनपुट्स, जैसे उसने इरिगेशन किया, और इरिगेशन करने के बाद क्या हुआ, यहाँ से कॉटन को प्रोड्यूस किया। अब ये कॉटन जो है ना, वो किसी फैक्ट्री ने खरीद लिया, और फैक्ट्री ने क्या बनाया, इसका धागा, क्या बनाया, इसका धागा, यान बना दिया। अभी उसी यान में क्या हुआ, यहाँ पर क्या बना दिया, यहाँ पर कपड़ा बना दिया, क्या बना दिया, उसका कपड़ा बना दिया उस धागे से, ठीक है। और उसी धागे से फिर आपने क्या बना ली, शर्ट्स बना ली, क्या बना ली आपने, शर्ट्स बना ली। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है कि ये जो कॉटन है, इसमें वैल्यू एडिशन किया, यान में कन्वर्ट हो गया, यान से फिर क्या बना, कपड़ा बनाओ, कपड़े से क्या बन गई, शर्ट बन गई, कपड़े से क्या बन गई, शर्ट बन गई। इसको मैं शर्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है। क्या बनाई आपने, शर्ट बनाई है। तो ये देखो हर स्टेज में क्या हुआ है, वैल्यू एडिशन हुआ है। तो इस वैल्यू एडिशन मेथड के जरिए आप कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करोगे, तो उसमें प्रॉपर सीक्वेंस में आपको लगाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्या है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और आपको इसको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा यहाँ पर सीक्वेंस सही होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, कैलकुलेट नेशनल इनकम, ठीक है। तो यहां पर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या है, सीक्वेंस में लगाना है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर भाई सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले क्या काम करेंगे, बताइए। तो सबसे पहले तो भाई सीधी सी बात ये कि हमारे जो सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर से जितना प्रोडक्शन हुआ है, सबसे पहले हमको उसको चेक करना होगा, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शरी हो, ठीक है। फिर हम आउटपुट देखेंगे, वैल्यू एडिशन देखेंगे, और उसके बाद नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है, क्या है आपका, ये होमवर्क है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो ये क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, वही पुराने वाले क्वेश्चन का टाइपोलॉजी का क्वेश्चन है ये। रमेश sold his car for rupees 5 lakh which he used for 2 years। तो देखो ये क्या है कि कार पहले कभी मैन्युफैक्चर की गई थी, तो कार जब बाहर आई प्लांट से, रमेश ने खरीदी, तो उस समय कार में जो भी उसने खर्चा किया, ठीक है, तो यहां पर वो क्या हो गया, नेशनल इनकम का पार्ट हो गया। आ रही बात समझ। तो यहां पर वही पुरानी कार जो ऑलरेडी हमने कभी अपने नेशनल इनकम में जोड़ी गई है या जोड़ दी गई है, उसी को क्या किया है, दोबारा से बेचा गया है, भाई ये नहीं होगा शामिल, ठीक है। आपने कोई चीज खरीदी है पहले कभी, उसको दोबारा बेचे जा रहे हो, बेचे जा रहे हो, बेचे जा रहे हो, तो भाई ये शामिल नहीं होगा, ये शामिल नहीं होगा, इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना है कि अगर कोई ब्रोकर बीच में आया होता, ब्रोकर बीच में आया होता जिसने हेल्प की रमेश की इस कार को बिकवाने में, ठीक है, तो यहां पर जो ब्रोकरेज ली है, किसने, ब्रोकर ने, इट विल बी द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। क्यों, क्योंकि जो ब्रोकर है उसकी इनकम ही किस फॉर्म में हो रही है,
ब्रोकरेज से हो रही है। वो जितनी ज्यादा कारें बिकवाएगा उतनी ज्यादा उसको अर्निंग होगी, ठीक है, और उसी अर्निंग से वो क्या करेगा, कंजम्पशन करेगा, ठीक है। तो ब्रोकरेज पार्ट है किसका, नेशनल इनकम का, लेकिन जो कार बेची गई पुरानी वो नहीं होगी। इंटरेस्ट पेड ऑन कार लोन टेकन बाय मोहन। अब एक बात बताइए, जो बैंक है वो किस पर चल रहा है, बैंक चल रहा है इंटरेस्ट पर। किस पर चल रहा है, इंटरेस्ट पर। अब कैसे चल रहा है भाई, जो सेविंग्स वो कराता है या डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है वहां पर वो अपने कस्टमर को इंटरेस्ट देता है ना। और यहां पर क्या किया, मोहन ने कार लोन लिया, किससे, कमर्शियल बैंक से या फिर किसी दूसरे पर्सन से भी, किसी दूसरे एजेंसी से लिया हो। तो यहां पर जो डिपॉजिट बैंक ने एक्सेप्ट किया उस पर इंटरेस्ट पे किया कस्टमर के लिए, लेकिन अगर कस्टमर ने लोन लिया तो यहां पर फिर कस्टमर बैंक को लोन देगा, ठीक है। और जो डिफरेंस होगा यहां पर लोन के इंटरेस्ट में या फिर इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आता है वही क्या है, वही बैंक की इनकम है, ठीक है। इनकम कैसे होती है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर 13% इंटरेस्ट यहां पर लगाया है कार लोन पर, और बैंक यहां पर आपके लिए हाईएस्ट कितना दे रहा है, 7%, ठीक है। हर बैंक का लगभग अलग अलग होता है, अब ऐसा बहस नहीं करना, एक आपको एग्जांपल ही दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि 13% बैंक ने इंटरेस्ट लिया आपसे और हाईएस्ट 7% दिया, तो इसका जो डिफरेंस है, ठीक है, क्या है ये 6% का जो डिफरेंस है, यही क्या है, यही बैंक की इनकम है। क्या है ये, बैंक्स की इनकम है। तो ये क्या होगा, ये भाई नेशनल इनकम में आपका काम में आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। अब किसी पर्सन ने यहां पर कैपिटल दिया किसी कंपनी के लिए, ठीक है, और उसने यहां पर डिवेंचर्स को खरीद लिया उसके, और डिवेंचर होल्डर को हर महीने क्या मिल रहा है या हर साल क्या मिल रहा है, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या है, इनकम है किसके लिए, कंज्यूमर के लिए, ठीक है, या इन्वेस्टर के लिए। तो यहां पर ये क्या होगा, ये पार्ट होगा नेशनल इनकम का। यहां पर ये भी होगा, राधा परचेज गुड्स वर्थ ₹1000 टू प्रिपेयर केक्स टू बी सोल्ड इन एन एग्जीबिशन। अभी यहां पर रॉ मटेरियल खरीदा किसने, राधा ने। किसके लिए खरीदा, ताकि वो केक्स को बनाए और केक्स को बेच सके एग्जीबिशन में। तो अगर यहां पर बात हो रही होती केक्स को बेचने की, ठीक है, सिर्फ केक को बेचने की, तो इट विल बी द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। लेकिन यहां पर क्या खरीदा गया, यहां खरीदा गया ₹1000 का क्या, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का आपका जब प्रोसेस फॉर्म निकल कर आएगा तो बनेगा केक, और अगर केक की वैल्यू दी गई होती तो यहां पर ये पार्ट होता नेशनल इनकम का, लेकिन अभी फिलहाल नहीं होगा, यानी कि ये नहीं होगा। प्रॉफिट अर्न बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्रॉम देयर ब्रांच इन लंदन। देखो नेशनल इनकम में क्या होता है कि हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है वो तो हमारी इनकम में शामिल होती है, लेकिन इसके अलावा इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, जो भी हमारे जो एंटरप्राइजेस हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो फैक्टर सर्विसेज बाहर दे रहे हैं हमारे हाउस होल्ड, तो जो भी वो इनकम अर्न करता है वो यहाँ पर हमारे इंडिया की इनकम में शामिल की जाती है, ठीक है। तो रिलायंस की जो आपकी कोई फर्म होगी, ब्रांच होगी, लंदन में काम कर रही है, तो वो यहाँ पर शामिल किया जाएगा। यानी कि आप अब यहाँ से देखो कौन कौन सा क्या क्वेश्चन पूछा गया है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड। देखो ध्यान रखना क्या, इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो बी सी ई कोई ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर बी सी ई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है वो यहाँ पर आपका पार्ट हो जाएगा नेशनल इनकम का, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको ये देखना है चीजें, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखो यार, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाए कि हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन देखो क्या है, मैच द फॉलोइंग का है। हमने अभी क्या देखे थे, कुछ स्टेटमेंट है, उनको बताना है आपको कि कौन सा शामिल है कौन सा शामिल नहीं है, या फिर वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए। इन्वेंट्रीज क्या होते हैं, रेंट क्या होते हैं, जीएनपी एनएनपी। देखो तो जो भी हम लोग यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल क्रिएट करते हैं वो क्या होता है, हमारा इन्वेंट्रीज होता है। रेंट क्या है, रेंट आपका फैक्टर सर्विसेज का पार्ट है, फैक्टर सर्विसेज का पार्ट है, ठीक है। और फैक्टर सर्विस को क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट मिलता है, किसके फॉर्म में, या तो उनके लिए मिलेगा रेंट के फॉर्म में, या वेजेस के फॉर्म में, या फिर उनको यहाँ पर इंटरेस्ट या प्रॉफिट के फॉर्म में। तो रेंट यहां से क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा, ठीक है। इन्वेंट्रीज कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। इन्वेंट्रीज क्या है आपके, कैपिटल हैं। रेंट आपका फैक्टर पेमेंट है। और उसके बाद देखो जीएनपी क्या होता है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है आपका जीडीपी में जब आप ऐड कर देते हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हो। और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, जब कभी भी आप जीएनपी से माइनस कर देते हो डेप्रिसिएशन। अब देख लो भाई, अब देखो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो ए में 4 आ रहा है, बिल्कुल सही भाई, ए में 4 आ रहा है। लेकिन क्या बी का थर्ड आ रहा है, बी का थर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है, सॉरी, हाँ ए का थर्ड, ए का थर्ड नहीं है, केवल ए के थर्ड में क्या है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ए का थर्ड आ रहा है, बी में देखो आप, बी में फोर्थ आ रहा है, सी में देखो सेकंड आ रहा है, एंड डी में क्या आ रहा है फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। तो इतने आपके वैरायटीज के क्वेश्चन आपके पूछे गए नेशनल इनकम के। बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं है क्योंकि आपका एग्जाम अभी 2 बार ही हुआ है, ठीक है। तो जो जो मेरे लिए क्वेश्चन पेपर मिले मैंने उन सबको शामिल कर लिया यहाँ पर, आपके किस तरह के पेपर्स सॉरी किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपने अब तक ये तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली होगी कि हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए हमारे एग्जामिनेशन के लिए, हमारा क्या एग्जाम डिमांड कर रहा है हमसे, हमको किस तरह की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम अपनी जो जर्नी है स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो हमारी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक है क्लास 12th में, वो क्या कहती है उसके बारे में भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर आप जो फोटो देख रहे हो ये कौन है, एडम स्मिथ है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। हालांकि जो इकोनॉमिक्स है वो हमारे इंडिया से यानी कि भारत से ही जन्मा है, हमसे पुरानी कोई सिविलाइजेशन है नहीं जहां पर चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज किया गया। कौटिल्य या चाणक्य, जिनको कि बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। जैसे आज बोला जाता है ना अमित शाह बीजेपी में क्या है, चाणक्य की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। क्या है वो, बीजेपी के चाणक्य हैं। बीजेपी को आज इतना बड़ा जो किया गया है वो यहाँ पर अमित शाह ने ही किया है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम बात करें जो मॉडर्न डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, जो सबसे ज्यादा रिटर्न प्रूफ यानी कि जो सबसे पहले किसी ने रिसर्च पेपर पब्लिश किया वो थे एडम स्मिथ, ठीक है। तो उनका एक बहुत अच्छा सा कोटेशन है जिसको यहाँ पर दिया गया आपके एनसीईआरटी में, क्या कह रहा है ये, इट इज नॉट फ्रॉम द बेनेवलेंस ऑफ द बुचर द ब्रूअर और द बेकर दैट वी एक्सपेक्ट आवर डिनर बट फ्रॉम देयर रिगार्ड टू देयर ओन इंटरेस्ट। अगर मैं आपकी लैंग्वेज में बताऊं तो कुछ इस तरह से निकल कर आता है ये इसका मीनिंग, कि जो आपके यहाँ पर बेकर है, ब्रूअर है, और जो आपका बुचर है, ठीक है, जो बुचर को बोलते हैं जो आपके लिए मीट बनाता है, ठीक है, मीट काट के देता है, वो क्या होता है, बुचर होता है। तो ये हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कि हमारे लिए डिनर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कोई फैक्ट्री है वहां से, जैसे मैकडी है, मैकडी हमारे लिए क्या प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारे डिशेस प्रोवाइड कर रहा है। तो वो हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है कि साहब हम आपके लिए खाना दे रहे हैं ना, आपका क्या है, आपके ऊपर एहसान है हमारा, ठीक है। पेप्सी बेच रही है आपके लिए कोल्ड ड्रिंक, एहसान कर रही साहब, देखो आपको भूख लग रही थी ना और हमने आपके लिए क्या दिया, पेप्सी दी पीने के लिए, ठीक है, आपको प्यास लग रही थी, कोई एहसान नहीं कर रहे लोग। इसमें उनका खुद का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, उनका खुद का यहां पर क्या है, फायदा है। और वो फायदा क्या है कि वो जितनी ज्यादा यहां पर सेल करेंगे उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा उनको, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब एडम स्मिथ जो थे उनको कहा जाता है यहां पर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और उन्होंने इकोनॉमिक्स को इस तरह से पढ़ा कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन इस तरह से करना चाहिए कि हम और ज्यादा वेल्थ क्रिएशन कर सकें, ठीक है। पूरी दुनिया में आज जो लड़ाई है वो किसको लेकर है, रिसोर्सेस को लेकर ही तो है। चाहे वो रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो, चाहे वो आपका इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई हो, ठीक है, चाइना की लड़ाई अपने नेबर से हो, किसी की भी देख लो आप, हर जगह क्या मिलेगा आपको, रिसोर्सेज की लड़ाई है कि हमको अपना बाउंड्री का एक्सपेंशन करना है, हमारे पास और ज्यादा रिसोर्सेज आ जाएंगी, हम और ज्यादा उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन करके
और ज्यादा पैसा कमाएंगे या फिर प्रॉस्पेरिटी इकट्ठी करेंगे, है ना, इसी की तो लड़ाई है। दूसरा दूसरा हो सकता है भाई कोई किसी के पास कोई, जैसे बोलते नहीं है कि दो ही तरह से लड़ाई होती है, या तो धन के लिए या फिर स्त्री के लिए। आप इतिहास उठा के देख लो, ज्यादातर लड़ाइयां किसके लिए हुई है, या तो विमेन के लिए या फिर आपकी प्रॉपर्टी के लिए। तीसरा कोई विवाद है तो बहुत नॉमिनल है, वरना ज्यादातर तो आपकी इसी की चीज के पीछे लड़ाइयां होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यार जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ है, यानी कि जो डेफिनेशन इन्होंने दी एडम स्मिथ ने, वो डेफिनेशन कैसे थी, वेल्थ सेंटर डेफिनेशन दी। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन दी है किसने, वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन दी है आपका यहाँ पर एडम स्मिथ ने, कि हमारे पास जो धन है, उस धन यानी कि जो वेल्थ है उसको हम ऐसे यूटिलाइज करें कि और हमारे लिए यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करें, ठीक है। अब इनका यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा पेपर है, पब्लिश हुआ है, एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेस, नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेस एंड, सॉरी ये थोड़ा सा गलत नाम लिखा हुआ है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशंस आपको अच्छे से याद रखना है, अगर पूरा नाम आप भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेल्थ ऑफ नेशंस आपको याद रखना है किसने लिखी है, तो आपको याद रखना है किसने, एडम स्मिथ ने। कब पब्लिश हुई है, 1776 में हुई थी। काफी बड़ा काम किया इन्होंने और इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया कि इकोनॉमिक्स में हमें क्या देखना है, कि जो आपका इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री हमेशा अपने फुल कैपेसिटी पर काम कर रही होगी, जो लेबर है जो काम करना चाह रही है उसको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाएगा, ऐसा इनका मानना था, ऐसा ये सोचते थे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका यहाँ पर आगे जाके फेल हो जाता है, और उसके बाद हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करना शुरू होता है, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच इमर्ज होती है। तो स्मिथ जो थे वो रिजेक्ट करते थे कि गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए इकोनॉमी में। क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्शन यूनिट है वो फुल कैपेसिटी पे काम ऑलरेडी कर रहे होंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका प्रोडक्शन हो रहा है, डिमांड आ रही है मार्केट में, और यहाँ पर कंजम्पशन भी लगातार चल रहा है। जो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाएगा, और अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। एक इनविजिबल हैंड काम कर रहा होगा इकोनॉमी में, जो लोगों को यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको मोटिवेट करेगा कि वो और ज्यादा प्रोडक्शन करे इकोनॉमी में। क्यों, क्योंकि उससे उन्हें ज्यादा यहाँ पर फायदा मिलने वाला है, जितना ज्यादा काम करोगे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा, यानी कि जो एनिमल स्पिरिट है, ठीक है, वो डेवलप ऑटोमेटिकली होगी। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जैसा आपने देखा होगा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जो हालत थी पहले, अब तो कुल मिला के थोड़ा सा इंप्रूव होना शुरू हो गई है, लेकिन पहले क्या था, चलता है, ठीक है, काम करो तो भी पैसा उतना ही मिलेगा, नहीं करो तो भी उतना ही मिलेगा, तो लोग क्या हो जाते हैं वहां पर, आलसी हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर की, तो ये वो कुआं है जिसमें जितना गहरा खोदोगे उतना मीठा पानी निकलेगा, ठीक है, और जितना गहरा खोदोगे उतना ही पानी निकलेगा। मतलब आप जितनी मेहनत से काम करोगे उतना ही यहाँ पर इकोनॉमी आपको रिवॉर्ड देती है, आपको उतना ही ज्यादा अच्छा पैसा कमाने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है आपके काम करने के पीछे, वो है कि मैं जितना ज्यादा काम करूंगा आई विल गेट पेड फॉर इट, ठीक है, मुझे उतना ही ज्यादा यहाँ पर पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स है ये एडम स्मिथ वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट तो होनी नहीं चाहिए, गवर्नमेंट तो होने ही नहीं चाहिए इकोनॉमी में। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जो डिसीजन है, जो प्राइवेट सेक्टर मार्केट है उसके डिसीजन इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, वो खुद डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए देना है, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसके लिए यहां पर 3 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो बताया इन्होंने कि गवर्नमेंट को सिर्फ वो करने चाहिए, वो क्या है कि उनको नेशनल बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, सबसे पहली चीज तो ये है, ठीक है, क्योंकि कोई देश तभी शांति से काम कर सकता है जब उसके दिमाग में ये डर ना हो कि भाई बाहर से भी मेरा आक्रमण हो सकता है या मुझ पे कोई बाहर से अटैक कर सकता है, ठीक है। तो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर वो शांति से काम करना चाहता है तो उसे शक्ति का प्रदर्शन भी करना पड़ेगा।
जैसा हमारे अब्दुल कलाम जी कहते थे कि न्यूक्लियर पावर या फिर न्यूक्लियर एनर्जी या जो हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो हम कभी भी किसी कंट्री पर हार्म करने के लिए नहीं बना रहे, हम वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो पीस लाती है, शांति लाती है। अगर आप कमजोर हैं तो आपको दबाया जाएगा, आप पर लोग अत्याचार करेंगे, लेकिन आप शक्तिशाली हैं तो कोई भी आप पर अटैक करने से पहले एक बार सोचेगा कि क्या मुझे ये अटैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो शांति के लिए, ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी किसके लिए यूज की गई? पीस के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 युद्ध झेल चुके थे, 1962 में भी और 1965 में भी। ठीक है, तो शांति तभी हो सकती है जब हमारे पास क्या हो, हमारे पास शक्ति हो, पार हो हमारे लिए। ठीक है, लोग डरें, दहशत में आए, लेकिन कभी भी उसका हम लोग फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम किसी पर, गरीब पर अत्याचार नहीं करेंगे, अपने पड़ोसियों पर उनको, उनका दिल नहीं दुखाएंगे। ठीक है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इनफोर्स सिविल लॉ, अब इसका मतलब क्या है कि भाई बाहर से तो हमने प्रोडक्ट कर ही लिया, लेकिन उसके साथ साथ अपने जो कंट्री मैन हैं उनके बीच में भी अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको भी सुलझाना है। क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्सेस तो हमने बचाव कर लिया लेकिन इंटरनली हम लड़ते रहे, सिविल वॉर हो गया, तो फिर हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि उसको कोई रोक नहीं सकता, हमारे देश के लोग हैं जो आपस में ही मरे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। ठीक है, तो उनमें हमें शांति बना के रखना है। ठीक है, पीस लेकर आना है, कोऑपरेशन बनाना है, और उसके साथ साथ इंगेज इन पब्लिक वर्क्स। ठीक है, जैसे सभी के लिए पानी पहुंचाना है, सभी के लिए वहां पर एजुकेशन देना है, हेल्थ केयर देना है, तो जो उनकी बहुत ज्यादा जरूरत की चीजें हैं वो उनको आसानी से मिल सके, ये काम आपका होना चाहिए सरकार का। ठीक है, कौन कौन से काम? यहां पर सबसे पहला तो बाहर जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो हमको नुकसान ना पहुंचाए, हमारी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे कंट्री के अंदर ही, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिविल लॉ का हमारे यहाँ पर पूरा का पूरा पालन होना चाहिए उसको। नेक्स्ट, जो भी आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इन सबको पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी? गवर्नमेंट की। एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द मार्केट इटसेल्फ। ठीक है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, कितने भी प्राइस पर बेचो, कुछ भी प्रोड्यूस करो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा आपका माना था यहां पर एडम स्मिथ का। लेकिन यहां पर आपका जो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन दी गई इकोनॉमिक किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा, या फिर जो अदर इकोनॉमिक्स थे उनके द्वारा, वो फेल हो जाती है। ठीक है, अब वो कैसे फेल होती है उसको भी समझेंगे, पहले समझते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स क्या है वास्तव में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर जो कंज्यूमर है या फिर जो प्रोड्यूसर है वो रैशनल डिसीजन लेता है कि मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनका मैं कैसे यूज करूं जिससे कि मैं अपने वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सकूं। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री जो भी गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है वो प्रोड्यूस किसके लिए सर्व किया जाएगा, किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, जो इनकम यहाँ पर अर्न की गई है उसको किस तरह से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे उसको हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये सारा क्या है? आपका इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट मैटर, क्या है? एक सब्जेक्ट मैटर है जो कि रैशनल मैनेजमेंट पर काम करता है। किस पे काम करता है? रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है हमेशा कैसे रहेंगे? स्कैर्स ही रहेंगे, उनकी स्कैर्सिटी हमेशा बनी रहेगी। और एक बात और याद रखना है कि वो हमारे अल्टरनेटिव यूजेस के साथ भी आते हैं। ठीक है, जैसे ये आप जो बोर्ड देख रहे हो इसमें मैं चाहे मूवी लगा के देखने लगूं या फिर आपको पढ़ाने लगूं, आपकी जेब में जो 10 रुपए का नोट है उससे आप चाहो तो सिगरेट भी पी सकते हो, चाहो तो आप कोई 10 रुपए की पॉकेट बुक भी ले सकते हो, उसी 10 रुपए से आप चाय भी पी सकते हो, उसी 10 रुपए से आप कमला पसंद भी खा सकते हो, है ना? है ना? और जुबा केसरी भी कर सकते हो। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, आराम से आप जो आपका मन करे वो करिए। ठीक है, लेकिन यू हैव टू डिसाइड कि आपको वो पैसा या 10 रुपए का नोट कहाँ यूटिलाइज करना है जिससे आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट हो, आपका जो सबसे ज्यादा यहां पर इंटरेस्ट सर्व होता हो, आपको उस जगह पर वो 10 रुपए का नोट लगाना है ना? तो ये क्या हो गया? ये हमारा रैशनल मैनेजमेंट हो गया कि हमारी स्किल्स रिसोर्सेज हैं, हमने उनको किस तरह से यहां पर यूटिलाइज किया। ठीक है, इन अ मैनर सच दैट आवर इकोनॉमिक वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, हमारा सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? भला होना चाहिए। अलग अलग बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, आप जिस तरह से चाहें वैसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मतलब कॉन्टेक्स्ट नहीं बदलना चाहिए, आप जो समझाना चाह रहे हो अपने एग्जामिनर के लिए वो उसकी समझ में आना चाहिए। अभी देखो यार, होता क्या है
कि जो एडम स्मिथ ने बोला ना कि जो वेल सेंटर डेफिनेशन है कि इकोनॉमी अपने आप रन करेगी, सरकार को कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, सरकार को केवल ध्यान देना चाहिए 3 चीजों पर। जो लोग हैं काम करने वाले इकोनॉमी में, वो खुद ब खुद अपना काम ढूंढ लेंगे, ठीक है। जो कंपनियां हैं जो प्रोडक्शन कर रही हैं वो अपना माल बना के बेच भी लेंगी और हमेशा फुल कैपेसिटी पर काम कर रही होंगी। लेकिन ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। कैसे फेल हुआ? 1929 में, ठीक है। आपने सुना होगा द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ यूएस, आपने थ्योरीज पढ़ी होगी, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ यूएस, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ यूएस, ठीक है। इसकी शुरुआत होना शुरू हो गया ये 1929 में, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि जो स्थिति है ना यूएस की बहुत ज्यादा खराब हो गई। कैसे खराब हो गई? कि जो फैक्ट्रीज हैं उनका प्रोडक्शन हो तो रहा है लेकिन उसको खरीदने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब मार्केट में डिमांड ही खत्म हो गई है। दूसरी चीज क्या हुआ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है इतना बढ़ गया कि लगभग 30% से ऊपर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। मतलब 100 लोग अगर काम करने जा रहे हैं तो आउट ऑफ इट केवल 70 लोग ही यहाँ पर काम कर पा रहे हैं, 30 लोग क्या हुए हैं? अनएम्प्लॉयड हो गए, वो काम नहीं मिल पा रहे। अब जब काम नहीं मिलेगा, लोगों के पास जब काम नहीं होगा तो क्या होगा बताइए? अगर हम इस एक विशेष सर्कल देखें, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में बहुत ज्यादा है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट लोगों में बहुत ज्यादा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जब होगा तो मार्केट से क्या होगा फिर? ठीक है, इनकम लॉस होगा, लोगों की जो इनकम लॉस है वो हो जाएगा। अब इनकम लॉस होगा तो फिर भाई बताइए, आपका यहां पर डिमांड नहीं आएगी, है ना। मार्केट में फिर क्या होगा? जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो यहाँ पर डिमांड कम आएगी, डिमांड लॉस हो जाएगा। और जब डिमांड नहीं आएगी तो फिर भाई बताइए क्या प्रोडक्शन होगा मार्केट में? यहाँ पर प्रोडक्शन होगा क्या? प्रोडक्शन की कमी होगी, और जब प्रोडक्शन कमी होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये बीसीए सर्कल बनता चला जाएगा यहाँ पर कि लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं तो यहाँ पर वो खर्च नहीं कर रहे हैं पैसा, क्योंकि इनके पास इनकम नहीं है। और जब डिमांड नहीं आ रही है तो कंपनी प्रोडक्शन भी नहीं कर रही है, और प्रोडक्शन जब नहीं होगा तो फिर कंपनी क्या करेगी? छटनी शुरू कर देगी। भाई कॉस्ट को तो रिड्यूस करना ही करना है, और हो सकता है कि अगर उससे भी काम ना चले तो वो कंपनी क्या करे? कंपनी को शट डाउन ही कर दें, अपने ऑपरेशंस को यहाँ पर बंद कर दें। फिर और मार्स स्केल पर क्या होगा? रिसेशन फैलेगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक पर्सन इंटरफेयर करेगा कि मार्केट में किसी ना किसी तरह से लोगों के अंदर इनकम को बढ़ाया जाए, लोगों की इनकम लेवल को बढ़ाया जाए, है ना। क्योंकि अगर इसी दो लोगों के बीच में काम चलता रहेगा, फर्म्स और हाउस होल्ड सेक्टर में, तो कभी भी यहां से ये बीसीए सर्कल टूटेगा नहीं। तो बीसीए सर्कल कैसे टूटेगा? बीसीए सर्कल टूटेगा एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने से, ठीक है। कैसे टूटेगा? ये टूटेगा आपका इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर क्या करेगा? क्रिएट डिमांड इन द मार्केट, ठीक है। मार्केट में क्या आएगी? डिमांड आएगी, क्रिएट डिमांड इन द इकोनॉमी, है ना, क्रिएट डिमांड इन द इकोनॉमी। अब एक बार बताओ, जब डिमांड क्रिएट हो गई इकोनॉमी में तो उसके बाद क्या होगा भाई? जब मार्केट में डिमांड आएगी तो क्या होगा भाई? मार्केट में प्रोडक्शन भी तो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन क्या होगा? दोबारा शुरू होगा, दोबारा शुरू होगा। अब क्वेश्चन ये आपका आना चाहिए आपके दिमाग में, अगर नहीं आ रहा है और आ रहा है तो अच्छी बात है, कि भाई यहां पर एक्सपेंडिचर इंक्रीज कौन करेगा? ठीक है, हु विल इन्वेस्ट इन द मार्केट? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गवर्नमेंट या फिर स्टेट। यहां पर स्टेट यहां पर काम करेगा कि वो इंक्रीज करे एक्सपेंडिचर को। इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल आप कोविड में ले सकते हो। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा एक गरीब कल्याण योजना निकाली, और उसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत पैकेज यहां पर लाया। लोगों की जो इनकम है वो कम ना हो, किसी तरह से लोगों की इनकम लगातार बनी रहे, इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा सब्सिडीज दी लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर पीएलआई स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ताकि मार्केट में कहीं ना कहीं लोगों की इनकम बने और यहाँ पर डिमांड कम नहीं होनी चाहिए, डिमांड बनी रहनी चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या किया?
जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उन पर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट होता है जहां से बहुत ज्यादा लोगों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सीमेंट की डिमांड बढ़ती है, स्टील की डिमांड बढ़ती है, ठीक है, कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि रोड्स को बनाने के लिए क्या चाहिए, मशीन्स चाहिए। तो मशीन्स भी क्या करोगे आप, कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन होगा ना उनका। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा काम कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। सेम सिचुएशन यहां पर किसने कही, यही बात यहां पर कही गई किसके द्वारा, जेएम कीन्स के द्वारा। किसके द्वारा कही गई, जेएम कीन्स के द्वारा बात कही गई कि भाई अगर इकोनॉमी में रिसेशन है देन गवर्नमेंट मस्ट स्टेप इन, गवर्नमेंट को यहां पर आना चाहिए, आगे निकल कर आना चाहिए, ताकि वो क्या करे, वो यहां पर प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करे। तो यहां पर सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी की जरूरत, द नीड ऑफ फिस्कल पॉलिसी, किसने कहा, जेएम कीन्स ने कहा, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में कब इमर्ज होती है, जब यहां पर जॉन मेनार्ड कीन्स अपना एक बहुत बड़ा एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, और उस रिसर्च पेपर का नाम था द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और इस बुक में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भाई अगर किसी इकोनॉमी में डिप्रेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, देन गवर्नमेंट मस्ट स्टेप इन, गवर्नमेंट को यहाँ पर आगे बढ़कर काम करना चाहिए स्टेट को, ताकि एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया जाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की इनकम इंक्रीज की जाए, जिससे कि मार्केट में डिमांड दोबारा से रिवाइव हो सके, दोबारा से जनरेट हो सके। और जब दोबारा से जनरेट होगी तब ही मार्केट में यहां पर क्या होगा, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो पब्लिक गुड्स हैं और जो प्राइवेट गुड्स हैं, इनको पहुंचाने की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों की होनी चाहिए। जो बेसिक नेसेसिटीज हैं मार्केट में, जैसे कि सबके लिए पानी हो, सबके लिए एजुकेशन हो, सबके लिए हेल्थ केयर हो, ये क्या है, पब्लिक गुड्स है, सबके लिए आपका एमिनिटीज हो, पार्क हो, तो इनकी जिम्मेदारी किसके पास होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास। जैसे हम भारत में भी देखते हैं कि अगर किसी के लिए भाई मुंबई से बैंगलोर जाना है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, सबसे पहले तो ट्रेन है उसके पास, सबसे सस्ता किराया उसका है। अब उस ट्रेन में भी आपका अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है, ठीक है, जनरल क्लास है, स्लीपर क्लास है, एसी से थर्ड है, एसी फर्स्ट है ना। उसके बाद आप देखोगे क्या है, भाई अगर जो कंज्यूमर है वो जाना चाहता है अपनी कार से, तो उसके पास कार भाई आप खरीदिए, बहुत सारी कार कंपनी है चल रही है। अगर वो बस से जाना चाहता है तो बस में भी भाई क्या है, बस में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, मतलब जो स्टेट आपके जो राज्य हैं वो भी अपनी बस ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, वहां से जा सकते हैं। प्राइवेट सर्विसेज जो है वो भी चलाते हैं, रेड बस आपने नाम सुना होगा, ठीक है, एक नेक्स्ट गो है, अभी बहुत अच्छी बस सर्विस है, वो लॉन्च हुई है, वो भी चला रही है। आपकी जेब में जितना पैसा है आप उसके हिसाब से यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। हर कोई मुंबई से बेंगलोर जा सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने आपको क्या प्रोवाइड किया हुआ है, ट्रेन सर्विसेज एंड बस सर्विसेज। इसके अलावा आप जो भी बेहतरीन सर्विस लेना चाहते हो उसके लिए मार्केट आपके पास अवेलेबल है, आप जाके किसी भी किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को पैसा पे कीजिए और मुंबई से बेंगलोर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे हेल्थ केयर में अगर आप बीमार हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट ने सीएचसी बनाया हुआ है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना हुआ है, फिर उसके बाद आपका पीजीआई बने हुए हैं बहुत सारे, और एमसी भी बने हुए हैं। आप जहां चाहें वहां इलाज करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको फोर्टिस में इलाज कराना है देन गवर्नमेंट यहां पर इंटरफेरेंस नहीं करेगी, आपकी जेब में पैसा है आप उसको यूज कीजिए और इलाज कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स को अलग अलग कैटेगराइज किया गया, और पब्लिक गुड्स को पहुंचाने की जिम्मेदारी किसको दी गई, गवर्नमेंट को, ठीक है। प्राइवेट गुड्स किसके लिए छोड़ दिए गए, यहां पर छोड़ दिए गए किसके लिए, वो आपका छोड़े गए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए, ठीक है, कैपिटलिस्ट लोगों के लिए, या मार्केट पर छोड़ दिए गए। तो यहां से जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि मार्केट में या इकोनॉमी में अगर चीजें अच्छी करनी है देन यहां पर स्टेट और मार्केट दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी आपकी इकोनॉमी को अच्छे से रन किया जा सकता है। आ रही बात समझ। तो ये था हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इमर्ज हुई। क्यों, क्योंकि 1929 में आपका जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो उसके बाद ऐसा फील किया गया कि केवल मार्केट ही सब कुछ ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में आ जाएगा,
खुद डिमांड एंड सप्लाई आपका इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी ना कभी यहां पर आपकी सिचुएशंस खराब हो सकती हैं। और इसका जीता जागता जो स्वरूप, यानी कि जो जीता जागता आपके पास एग्जाम्पल है, वो क्या है? वो है आपका जो अमेरिका का ग्रेट डिप्रेशन है। ठीक है, वो यहां पर यूज किया गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहां तक मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए सेपरेट ब्रांच कैसे डेवलप हुआ। अब समझते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थोड़ा सा और मैं उसको बारे में आपको बता देता हूं। हमने जब इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू किया था, ठीक है, शुरुआत के चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो डील करती है पूरे इकोनॉमी के साथ में। ठीक है, मतलब जो इकोनॉमी के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रोडक्शन लेवल है, ठीक है, इन्फ्लेशन लेवल है, प्राइस लेवल जिसको बोलते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स जहां पर पूरी इकोनॉमी को एक साथ कंसोलिडेटेड फॉर्म में पढ़ा जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, क्या है? ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स की, दैट स्टडीज बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल. But in microeconomics, we studied the behavior of consumer, or we can say the behavior of individual consumer and the behavior of individual producer or individual industry. But in the study of macroeconomics, we study the consolidated or the aggregate behavior of the economy. ठीक है, इसमें कौन कौन से फिनोमिना को हम लोग पढ़ते हैं? जैसे कि इन्फ्लेशन है, महंगाई है, प्राइस लेवल कह सकते हैं इसके लिए, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको हम लोग जीडीपी के तौर पर यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम को पढ़ा जाता है यहां पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, और बहुत सारे आपके जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इन सारी चीजों को यहां पर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये तो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपके लिए लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखो हमने अभी तक क्या सीखा। सबसे पहले हमने बात की यहां पर किसकी हमने बात की यहां पर आपका कि भाई हमारी जो एग्जाम है, हमारा जो एग्जाम है ना सीयूईटी का, उसमें हमारी जो क्वेश्चंस हैं हमसे क्या डिमांड करते हैं, व्हाट इज द एग्जामिनर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ इट। हमसे वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि आप वो बारीक से बारीक चीज पढ़ें जो आपके लिए आपके फ्यूचर में काम आने वाली है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमने पढ़ा यहाँ पर कि भाई क्या होता है इंटरमीडिएट गुड्स। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा यहाँ पर भाई इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। ठीक है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर कि भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया। फिर आपका यहाँ पर फ्लो कॉन्सेप्ट पूछा गया, फ्लो एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछा गया, है ना। तो देखो यार हर छोटी छोटी चीज आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है अपने एग्जामिनेशन के लिए, ताकि आपका स्कोर 100% हो और आप जो यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, जो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है, आप उसमें एडमिशन आराम से ले सको। तो आपका होमवर्क क्या है कि आप अब जाएंगे और जाने के बाद जो आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 12 या इसको बोल सकते हैं हम लोग इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपका जो चैप्टर 1 है, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 को आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे तो अब तक मैंने जो पढ़ाया आपके लिए वो समझ में नहीं आएगा और आगे जो भी पढ़ाने वाला हूं वो भी आपके समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप दोनों चीजों को क्या करें? अच्छे से पढ़ें। ठीक है, उसके बाद जो PYQs आपके लिए मिल जाए नेशनल इनकम चैप्टर से, उनको सॉल्व करें, या फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका होमवर्क है, अच्छे से आप लोग होमवर्क को ध्यान रखें। तो हमने आज सीख लिया कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, भाई क्या होता है इकोनॉमिक्स और किस तरह से आपका इमर्ज हुआ है इकोनॉमिक्स आपके एज अ सब्जेक्ट। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। तो अब यहां से हमारी जो भूमिका है ना,
हमने एक फ्लोर तैयार कर दिया नेशनल इनकम में उतरने के लिए, क्योंकि नेशनल इनकम में उतरने से पहले हमें ये पता होना चाहिए था कि भाई उसके लिए में क्या क्या चीजें जरूरी होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो है आपका नेशनल इनकम चैप्टर। तो आशा करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से चीजें पढ़ी होंगी, बहुत अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे, और नहीं बनाए तो भाई नोट्स को जरूर बनाओ, क्योंकि एंड टाइम में आपके लिए जो सबसे ज्यादा काम आने वाला है वो है आपके बनाए गए खुद के नोट्स। और नोट्स अगर आप नहीं बना रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप चीजें भूल जाओगे, क्योंकि हमारी मेमोरी जो है ना उसमें हमेशा वो चीजें नहीं रहती जो हमको जरूरत है, फालतू की चीजें हमको ज्यादा याद रहती हैं। ठीक है, तो आपके काम की बातें याद रहे आपके लिए, उसके लिए क्या है, काम की बातों पर पॉलिश करते रहना चाहिए। जूतों को जितना ज्यादा पॉलिश करते हैं उतना ज्यादा क्या होता है, चमकते हैं। और ऐसा नहीं केवल ब्रश लगा के रगड़ते रहना है, भाई पॉलिश भी लगानी है। पॉलिश अगर लगाना भूल गए तो आप जूते पर ब्रश कितना भी लगाते रहो उनमें चमक नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉलिश है वो क्या है, आपके नोट्स हैं, आपकी बुक्स हैं। ठीक है, उनको जितना ज्यादा आप पॉलिश करोगे, जितना ज्यादा आप उनको बढ़िया तरीके से पढ़ के कॉन्सेप्ट तैयार करोगे, आपका सिलेक्शन उतना अच्छा होने वाला है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे एक नए क्लास में। ठीक है, नेशनल का चैप्टर फर्स्ट हमारा जो है वहां से हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं बहुत सारी चीजें। तो जुड़ना ना भूलेंगे। नेक्स्ट ट्यूसडे को आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, फ्लो एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, और आपके कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खेलते रहिए। और आपके लिए गांधी जयंती की बहुत सारी आपकी शुभकामनाएं आज ही दे रहा हूं मैं आपके लिए। हालांकि वो आपके लिए लेट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।